का विहार कविता सुमित्रा नंदन पंत BA पार्ट 3 हिंदी साहित्य। हमने देखा कि लेखक आत्मकथात्मक शैली में कविता लिखता है। आत्मकथात्मक शैली यानी आत्मकथात्मक शैली यानी जब लेखक बीच में खुद हो, लेखक मैं शैली में लिखे, मैं शैली में लिखे, उसको बोलते हैं कविता या नाटक उपन्यास, कोई भी विधा हो सकती है। इसको बोलते हैं आत्मकथात्मक विधा। तो ये आत्मकथात्मक विधा में लिखा गया है। लेखक नाव में बैठ के गंगा नदी में भ्रमण करता है, तो उसको नौका विहार पे जो कविता लिखी, जो प्रकृति का सौंदर्य था, जो रात का सीन था, जो चांदनी रात थी, और रात में जो किनारे थे, जो तारे थे, और रात में जो महल था, काला काकर का राजभवन था, सेम वैसे ही अपने बनास नदी में है राजमहल का किला और नदी है। और ऐसी सेम ऐसे गर्मी की ऋतु है, नदी की धारा कमज़ोर हो गई है, पतली पड़ गई है, तो उसकी तुलना इन्होंने नायिका से की है। उसमें मानवीकरण अलंकार भी आ गया है, क्योंकि प्रकृति को मानव का रूप दे दिया गया है, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार आ गया है। तो ये सारी चीज़ें हमने कल देखी थी। लेखक नाव में बैठ के आगे बढ़ता है, पाले खोलता है, नाव की पाले चढ़ाता है। पहले पाल वाली नाव होती थी, तो पाल चढ़ाते हैं नाव की। पाल चढ़ाते ही जो लंगर थे उनको ऊपर उठा लेते हैं। लंगर क्या होते हैं कल की क्लास में हमने बताया था। हाँ, यहाँ से देखो आप, लो पालें चढ़ी उठा लंगर, पाल चढ़ा ली नाव की और लंगर ऊपर कर लिए ताकि नाव को आगे ले जा सकें। मृदु मंद मंद मंथर मंथर, नांद सौंदर्य, देखो ध्वन्यात्मकता भी बोलते हैं इसको, नांद सौंदर्य भी बोलते हैं इसको। इसी को बोलते हैं ध्वन्यात्मकता। मृदु मंद मंद मंथर मंथर, ये जो तुकांतता आ रही है, ये जो ध्वनि की साम्यता आ रही है, इसको बोलते हैं नांद सौंदर्य, और यही होता है ध्वन्यात्मकता। लघु तरणी हंसनी सी सुंदर, तरणी का अर्थ बताया था कल, तरणी यानी नाव, कल इसको शुद्ध भी कराया था। तरणी, बड़ी नी, इसका मतलब वो नाव। और अगर तरणी इस तरह से लिखेंगे, छोटी मात्रा लगाएंगे, तो इसका अर्थ होगा सूर्य या सूरज। कल हमने ये पढ़ा था। तो मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणी हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर, पाल लगा रखे हैं, पालों के पर खोल रखे हैं। पर यानी पंख, वो पाल नहीं है, वो पर है, इसके पंख हैं। आगे देखो क्यों लिखा, पर क्यों लिखा है यहाँ पे, यही तो है सौंदर्य, यही तो है सूक्ष्मता, यही तो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। इसीलिए कहा गया है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। स्थूल यानी साफ, खुला, बड़ा, मोटा, सूक्ष्म यानी जो बहुत महीन हो का विद्रोह छायावाद को कहा गया है। क्यों कहा गया है इसको देखो, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणी हंसनी सी सुंदर, छोटी सी नाव छोटी हंसनी के जैसी है, तिर रही खोल पालों के पर, तैर रही है, पालों के पर यानी पंख खोल करके, एक तरह जैसे हंसनी, सफ़ेद कलर का हंस हंसनी तैरते हैं अपने पंखों को फैला करके, वैसे ही ये नाव भी तैर रही है अपने पाल को फैला करके, इसके पाल फैला दिए हैं, चढ़ा दिए हैं। निश्चल जल के सूची दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, रजत पुलिन चांदी जैसा किनारा, सूची यानी पवित्र दर्पण पर, जल मानो इतना साफ है जैसे दर्पण हो, और उस पर दो किनारे साफ दिखाई दे रहे हैं। जल के पास में दो किनारे हैं, वो धूरे ऊंचे लगते क्षण भर, पानी कम है, किनारे बहुत ऊंचे लगते हैं एक पल के लिए। काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चित प्रमन, ये जो काला काकर है जगह का नाम है, जैसे अपने राजमहल है वैसे यूपी में वाराणसी में एक जगह है काला काकर। तो काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चित प्रमन, पलकों में वैभव स्वप्न सघन, उसके पलकों में उसका इतिहास है पूरा, सपने हैं पूरे, सघन यानी बहुत ज़्यादा। किलों का
महलों का इतिहास होता है। सल्तनत, हुकूमत, राज चलता था वहाँ से। बड़े बड़े राजा महाराजा, लोगों का कल्याण करने वाले और शासक आतताई भी होते थे, कल्याणकारी भी होते थे। तो उनका पूरा इतिहास है इसके साथ। काला काकर का राजभवन सोया जल में, निश्चित प्रमन पलकों में वैभव स्वप्न सघन, नौका से उठती जल हिलोर। जब ये नाव चलती है तो लहरें उठती है। यहाँ से देखो, नौका से उठती जल हिलोर, हिल हिल पड़ते अब नभ के और छोर। और जब वो नाव चलती है, हिलोर उठती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे आसमान के दोनों ओर छोर यानी किनारे हिल उठते हैं, हिल पड़ते हैं। हिल पड़ते नभ के और छोर, नाव हिल रही है, पानी हिल रहा है, तो उसमें जो प्रतिबिंब है आसमान का वो भी हिल रहा है। तो ऐसा लगता है जैसे सारा आसमान हिल रहा है। प्रकृति की कविता होती है छायावाद में। प्रकृति आती ही आती है, प्रकृति का काव्य कहा गया है छायावाद को। और पंत तो प्रकृति के विशेष चित्रकार हैं। बताया था हमने दूसरी पहली क्लास में कि किस तरह से वो अपनी नायिका को भी महत्व नहीं देते प्रकृति के आगे। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल। ये तारे हैं, देखो यही है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। ये तारे नहीं हैं, मानो कोई समूह हो किसका, कोई इंसानों का, कोई खोजने वालों का। ये तारे नहीं हैं, ये आंखें हैं। विस्फारित यानी खुली हुई, नयन यानी आँख, खुली हुई आँखों से निश्चल बिना हिले डोले कुछ खोज रहे चल तारक दल। ये चलायमान तारों का समूह, दल यानी समूह, कुछ खोज रहा है। ऐसा लगता है कि जो आसमान में तारे हैं देख रहे हैं अपनी आंखों को खोल खोल के, फाड़ फाड़ के नीचे, और कुछ खोज रहे हैं और चलायमान है ये। ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, नभ यानी आसमान, अंतस्थल यानी मन, अंतर्मन। आसमान के मन को प्रकाशित कर रखा है इन तारों ने, और कुछ खोज रहे हैं अपनी आंखें फाड़ करके, आंखें खोल करके, ऐसा लग रहा है। जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल फिरती लहरें लुक छिप पल पल। जिनके लघु दीपों को, ये कौन है लघु दीप? ये है तारे। जिनके लघु दीपों को चंचल, जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल फिरती लहरें लुक छिप पल पल। सामने शुक्र की छवि झलमल, तैरती परी सी जल में कल। रुपहरे कचों में ही ओझल, लहरों के घूंघट से झुक झुक दसवीं का शशि तिर्यक मुख। दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। कौन कटवा दिया यार? जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल। ये लघु दीप क्या है? ये तारे हैं जो आसमान में हैं। चंचल यानी चलायमान, अंचल यानी आंचल की ओट किए अविरल यानी लगातार। फिरती लहरें, ये लहरें फिर रही है, घूम रही है। लुक छिप पल पल, लुक करके, छिप करके, हर एक पल। सामने शुक्र की छवि झलमल, सामने कौन दिखाई दे रहा है? शुक्र तारा, झिलमिला रही है उसकी छवि। तैरती परी सी जल में कल, तैर रही है परी जैसी जल में। कल यानी सुंदर, कल यानी सुंदर। नाव तैरते तैरते, खेते खेते, नाव को आगे बढ़ाते बढ़ाते रात्रि का तीसरा पहर आ गया है, क्योंकि शुक्र तारा तीसरे पहर में ही निकलता है, दिखाई देता है साफ। तो ये शुक्र तारा दिखाई दे रहा है और उसकी छवि, उसकी उसका चित्र पानी में तैर रहा है। कल यानी सुंदर। कल देखो यहाँ पे, रुपहरे कच्चों में ही ओझल। बाल कैसे हैं नायिका के? रूपहरे, चांदी जैसे। रूपहरे कचों में ही ओझल, लहरों के घूंघट से झुक झुक शशि का दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख। लहरों के घूंघट से झुक झुक, लहरों के घूंघट से झुक झुक दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख। दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक।
अब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। लहरों के घूंघट से झुक झुक दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख, रुपहरे कचों में ही ओझल। जो फैन बन रहे थे, जो नीचे चांदी जैसे झाग बन रहे थे, मानो कच्छ हैं। कच्छ यानी कच्छ बोलते हैं बालों को, बाल। रुपहरे यानी चांदी जैसे, यानी सफ़ेद। नीचे बुलबुले उठ रहे हैं तो उसमें उसके जो बाल हैं वो सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं। कल्पना है एक ये किसके, शुक्र तारे के। शुक्र तारे की जो छवि है पानी में दिखाई दे रही है, और बुलबुले हैं उसमें भी वो दिखाई दे रहा है, और उसको लग रहा है जैसे कि सफ़ेद कलर के, सफ़ेद रंग के बाल हैं। रूप हरे यानी चांदी जैसे बाल हैं, इसका अर्थ यह आएगा। रूप हरे यानी चांदी जैसे, रूप हरे यानी सफ़ेद। सफ़ेद नहीं कहेंगे, चांदी जैसे कहेंगे हम। लहरों के घूंघट से झुक झुक, लहरों में, लहरें मानो घूंघट है, लहरें नहीं है मानो घूंघट है, कल्पना है एक। दसवीं का शशि, नौवीं का चांद, 10वीं का चांद, गाना सुना होगा 14वीं का चांद हो, तो यहाँ पे कौन सा चांद है? 10वीं का शशि निज तिर्यक मुख। 10वीं का चांद पूरा नहीं होता, थोड़ा सा कम होता है, तिर्यक यानी टेढ़ा, तो ऐसा लग रहा है चांद का मुँह टेढ़ा है। दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक, और बीच बीच में, लहरों के बीच में चांद दिखाई देता है, तो ऐसे लगता है जैसे कोई मुग्धा नायिका है और उसका चेहरा दिखाई दे रहा है। मुग्धा, मुग्धा नायिका का एक प्रकार है। मुग्धा नायिका का प्रकार। उम्र के आधार पर नायिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। उम्र के आधार पर नायिकाएं 3 प्रकार की होती है। इसका कलर चेंज करते हैं, रुको। मुग्धा, मुग्धा और मध्या, और तीसरा प्रगल्भा। उम्र के आधार पर नायिकाएं 3 प्रकार की होती है। मुग्धा नायिका, मध्या नायिका और प्रगल्भा नायिका। सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा नायिकाओं के प्रकार। कई श्रेणियों में बांटा गया है नायिकाओं को। उम्र के आधार पे, पति कहाँ गया है इसके आधार पे, स्वकीय परकीय संबंध के आधार पे। खुद की पत्नी है तो स्वकीय नायिका, दूसरे की पत्नी है या वो पत्नी नहीं है केवल प्रेमिका है तो परकीय नायिका। और मुग्धा यानी जो कम उम्र की है, 16 साल से कम उम्र की नायिका है तो उसको मुग्धा नायिका कहेंगे। जो 16 साल से और 49 साल की है तो उसको मध्या नायिका कहेंगे। और जो 49 साल से ज़्यादा साल की है तो उसको प्रगल्भा नायिका कहेंगे। तो प्रगल्भा यानी बुद्धि, जिसमें बुद्धि की प्रधानता हो। मध्य यानी बीच की। मुग्धा यानी जो अपने रूप पर और अपने सौंदर्य पर मुग्ध रहे। तो मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा, ये 3 तरह की नायिकाएं उम्र के आधार पे है, वय के आधार पे है। वय यानी उम्र। तो लहरों के घूंघट से झुक झुक 10वीं का शशि निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। जिस तरह से मुग्धा नायिका अपना चेहरा दिखाती है रुक रुक करके, क्योंकि मुग्धा नायिका को अपने रूप पे, सौंदर्य पे नाज होता है, गर्व होता है, और वो अपना चेहरा नायक को दिखाती है प्रभावित करने के लिए। वैसे ही ये चांद का चेहरा इस पानी में दिखाई देता है। लहरें आती है तो छुप जाता है, फिर दिखाई देता है तो ऐसा लगता है जैसे ये लहरें कोई आंचल हो, और इस आंचल में ये चंद्रमा, इसका चेहरा नवमी के चांद जैसा दिखाई दे रहा है। चांद दिखाई दे रहा है। अब पहुंची चपला बीच धार। अब हमारी चपला बीच धारा में पहुंच गई है। नए का भेद हो गया, इसको उठा देते हैं। अब पहुंची चपला बीच धार। चपला यानी नाव, नाव के पर्यायवाची हैं। आपसे पहले आया था तरणी, तरणी, चपला, नाव, नौका। हंस ने भी कहा था इसको बीच में। अब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। 2 बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृष कोमल शरीर आलिंगन कर एको अधीर। वो जो दोनों धाराएं थी, दोनों तट थे, वो अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। बीच धारा में आ गई। ये नदी बहुत चौड़ी होती है, ये गंगा,
1 किलोमीटर से ज़्यादा चौड़ी है, तो बीच में आ गई है, बीच धारा में आ गई है हमारी नाव। और जो किनारे थे वो छिप गए हैं यार, रात का टाइम है तो दूर है तो कैसे दिखाई देंगे, वो छिप गए हैं। ये कल्पना है कवि की। दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृश कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर। दोनों तीर ऐसे लगता है जैसे दो बाहें हैं जो किसी को अपनी बाहों में भरना चाहती हैं। धारा का कृश कोमल शरीर, ये जो नदी की धारा है इसका शरीर कोमल है, कृश यानी पतला है, यानी नदी में पानी कम है। आलिंगन करने को अधीर, और इसके जो तो किनारे हैं इसके शरीर को आलिंगन यानी बाहों में लेना, आलिंगन यानी बाहों में भरना। ये जो दो किनारे हैं मानो दो हाथ हैं और इस धारा को अपनी बाहों में लेना चाहते हैं, और ये जो धारा है ये मानो कोई शरीर है। ये इन्होंने एक बिंब बनाया है, एक बिंब इमेज बनाई है। तो इस तरह से लग रहा है कि वो पानी कम है तो कृश शरीर यानी को पतला शरीर है धारा का, तो दो बाहें उसको अपनी बाहों में लेना चाहती है, ऐसी कल्पना की है लेखक ने। यही है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। देखो कितनी सूक्ष्म अर्थ की व्यंजना की है। अर्थ स्थूल नहीं है, अर्थ इजीली समझ में नहीं आ रहा, अर्थ निकालना पड़ रहा है, अर्थ ढूंढना पड़ रहा है। अर्थ इन प्रतीकों में, इन बिंबों में छिपा हुआ है, अर्थ इस प्रकृति में छिपा हुआ है, प्रकृति की चीज़ों को साथ में लाया है। बिंब और प्रतीक प्रकृति से आए हैं, और यही छायावाद की विशेषता है। अभी छायावाद की एक बहुत बड़ी विशेषता है रहस्यवाद। ये हमको इसी कविता में आगे दिखाई देगी, रहस्यवाद को हम इसी कविता में आगे देखेंगे। तो अभी यहाँ तक हमने देखा, और अभी आप आज क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। इस कविता में आगे आएगा रहस्यवाद, तो जब रहस्यवाद आएगा तो हम इसको आगे देखेंगे कि क्या होता है आगे कविता में। आज यहीं तक, धन्यवाद।